वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक में अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण की। और समाकलित वेग समीकरण में हमने शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ लिया था। तो जो आज इसी में आगे बढ़ते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। और बच्चों मैंने वेग समीकरण निकालने के आपको तीन पद बताए थे। और प्रथम पद आपके क्या होता है, प्रथम पद में आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो देखो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं हम। नंबर एक आपके परिभाषा। बच्चों देखो हमने कोटि की परिभाषा देखी थी, उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा बताई थी। कोटि में हमने देखा था दर नियम में प्रयुक्त होने वाली सांद्रताओं की घातों का योग कोटि होता है। और प्रथम कोटि है मतलब जिन अभिक्रियाओं के लिए सांद्रताओं की घातों का योग कितना हो, एक हो। वेग नियम बना रहे हो आप किसी अभिक्रिया का, और उस वेग में जितनी भी सांद्रताएं आए और उन सांद्रताओं की घातों का योग क्या हो, एक। तो उन समस्त रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए दर या वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों, सांद्रताओं की घातों का योग एक होता है, एक होता है। उन्हें प्रथम कोटि अभिक्रिया, उन्हें प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये हो जाएगी बच्चों आपके परिभाषा प्रथम कोटि अभिक्रिया की। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर उसका दर नियम या वेग पद लिखते हो और वेग पद में जो सांद्रताएं आ रही है उनकी घातों का योग अगर एक आ रहा है तो उन अभिक्रियाओं को बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा लिख लो आप। स्क्रीनशॉट, सॉरी लिखना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसके स्क्रीनशॉट में, अब इसकी परिभाषा के आधार पर आगे लिखते हैं। तो हमने ये लिया जैसे आर डैश, तो तीर का निशान पी, ये अपने पास अभिक्रिया है। अभिक्रिया के अनुसार वेग पद लिखिए। पहले दरानुपाती क्रिया नियम, तो वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। तो अभिकारक आर है और सांद्रता ये। अब देखो परिभाषा क्या कह रही है, घातों का योग कितना हो, एक। मतलब अपने यहाँ पर आर की घात कितनी होगी, एक। एक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वेग बराबर समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए स्थिरांक का प्रयोग कर लो। ये के, या आपके आ गया आर। ये कहां से है, आपके परिभाषा से, या आप कह सकते हो दरानुपाती क्रिया नियम से या वेग नियम से। अब बच्चों इसी को देखो आगे सोल्व करते हैं। तो वही अपने वेग का प्रदर्शन करना है किसके सापेक्ष, इन सभी क्रिया में अभिकारकों के लिए। तो डेल आर अपॉन डेल टी। अभिकारकों के लिए लिख रहे हो तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बराबर के आर। ये जो आपका पद है इसको नेगेटिव से गुणा कर देते हैं। नेगेटिव से गुणा करने पर माइनस से गुणा कर देते हैं। और जैसे माइनस से गुणा करेंगे तो ये पद तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके। तो डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल, यह माइनस आ जाएगा के आर
अब बच्चों देखो इस पद का क्या करते हैं हम, पक्षांतरण, तो डेल आर इज इक्वल हो जाएगा आपके माइनस के आर, ये गुणा में आ जाएगा डेल टी। बच्चों इस पद को आगे और सॉल्व करते हैं, इस आर को इधर ले आते हैं, तो ये डेल आर अपॉन आ जाएगा बच्चों आपके आर इज इक्वल माइनस के डी टी, इक्वेशन 1। और ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या है आपके अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन का जो पद है या समीकरण है वो ये हो गया। भाई नॉर्मल पहले हमने अभिक्रिया ली, अभिक्रिया में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है कि वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रता के, सांद्रता घात 1 मान लेंगे परिभाषा से, समानुपाती या चिन्ह हटाने के लिए सदैव साम्यावस्था स्थिरांक काम में लेते हैं, ये ले लिया समानुपाती स्थिरांक, वेग का प्रदर्शन कर दिया, तो डेल आर अपॉन डेल टी लिख दिया, अभिकारक है नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इस पूरे पद को नेगेटिव से गुणा किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, पक्षांतरण कर दिया तो पक्षांतरण की क्रिया में डेल टी इधर आ गया और वापस चेंज पक्षांतरण में ये आर इधर आ गया, तो अपने पास ये बन गया डेल आर अपॉन आर इज इक्वल माइनस के डेल टी, जो आपका क्या है अवकलित वेग समीकरण है। एक बार अवकलित वेग समीकरण तक का स्क्रीनशॉट लो। तो ये आ गया बच्चों अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। आगे देखो इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर, अब अपने जो ये इक्वेशन 1 है जो अवकलित समीकरण उसका समाकलन करते हैं, तो इसका आपको क्या करना है समाकलन करना है। तो देखो जो इसका समाकलन करें तो अपने ये डेल समाकलन का साइन आगे वो डेल आर अपॉन आर आ जाएगा इज इक्वल माइनस, और के का समाकलन होगा नहीं, कारण क्योंकि क्या है समानुपाती अपने स्थिरांक और स्थिरांक का समाकलन नहीं होता है। ये डेल dt, अवकलन और समाकलन क्या होते हैं बच्चों, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट, और जब आपके ये पद लिखा हो इस प्रकार अक्ष अपॉन अक्ष, तो इसको सोल्व करते समय आ जाता है ln अक्ष, यह आपके समाकलन के पदों में सोल्व करने का रूल है। तो देखो जहां अपने पास लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर अपने पास क्या रह जाएगा ln अक्ष की जगह ln r आ जाएगा, तो ये आ गया ln r बराबर माइनस क्या रह जाएगा, ये अवकलन और समाकलन कर जाएंगे, ये आ जाएगा आपके t और प्लस में बच्चों c आ जाएगा, जो क्या है आपके समाकलन स्थिरांक है। क्या है समाकलन स्थिरांक। और बच्चों इस समाकलन स्थिरांक का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी भी पद का बिना लिमिटेशन के समाकलन करते हैं तो प्लस सी जोड़ देते हैं, यह आपके समाकलन स्थिरांक है। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपना लास्ट पद जो है वो ये आ गया बच्चों आपके ln कैपिटल R इज इक्वल माइनस के टी प्लस टी। अपने को इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सी का मान निकाल लेते हैं, तो माना टी बराबर क्या है 0, और बच्चों जब समय 0 होता है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है आपके आर नोट से दर्शाते हैं इसको हम। तो देखो इक्वेशन 2 में टी तथा आर के मान रखने पर, तो देखो मान रख देते हैं, तो ln लिख दिया और r के स्थान पर क्या आ जाएगा r नोट, तो ये लिख दिया बच्चों r नोट इज इक्वल माइनस के, और t की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c, सोल्व कर दो तो ln r नोट इज इक्वल रह गया आपके c, ये क्या आ गया c का मान। तो c का मान निकालने के लिए हमने मान लिया कि समय t बराबर 0 है, और जब समय 0 होता है उस समय अभिकारकों की जो सांद्रता होती है उसको r नोट से दर्शाते हैं,
ये मान रख दिया। इक्वेशन 2 में c का मान रखने पर अब अपने जो इक्वेशन 2 बना है, इस इक्वेशन 2 में इस c का जो हमने मान निकाला है वो रख देते हैं। तो देखो अपना नया पद क्या बन जाएगा, मान रखते हैं, देखो ln r की जगह तो ln r रख जाएगा, ये ln r इज इक्वल माइनस के और t प्लस देखो c की जगह क्या लिख दूं मैं, c के स्थान पर हम ln r0 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया मैंने ln r0। क्लियर, वही अपना काम पक्षांतरण करना है, kt को इधर ले आओ तो इधर आते ही प्लस का हो जाएगा इज इक्वल ln r0, तो यही अपने पास ln r को इधर ले जाओ तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये ln r हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो बच्चों log के पदों में जब ln x माइनस ln y होता है तो इसको ln x बट्टा y लिखा जा सकता है, इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखो अपना पद क्या बन जाएगा, kt इज इक्वल ln r0 बट्टा r आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद इसको दे देता हूं बच्चों में इक्वेशन 3, ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। जो इक्वेशन 3 है बच्चों, ln जो होता है, एक ln मतलब होता है प्राकृतिक लघु गुणक, और एक ln में 2.303 log 10 होते हैं, यानी एक ln में कितने log 10 होंगे, 2.303। तो देखो इक्वेशन 3 में ln को log 10 में बदलने पर, इसको log 10 में बदल देते हैं, तो देखो log 10 में बदल देंगे तो kt की जगह तो kt रह जाएगा, जहां बच्चों ln लिखा हुआ है लिख दूं मैं, तो 2.303 ln के स्थान पर ये आ रहा है सब log 10, बाकी अपना r नोड अपॉन r, ये आ जाएगा बच्चों अपने। एक बार लो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, देखो इसको एडजस्ट करते हैं आगे सोल्व करने के लिए। अब बच्चों यहां पर अपने को के निकालना है, जैसे अपने को निकालना है क्या है, के निकालना है, तो देखो के ज्ञात करोगे तो के बराबर 2.303 log 10 r0 बट्टा r, ये अब के ज्ञात करना तो आप इसमें टी का भाग लगा दो, ये तो आ जाएगा आपके समाकलित वेग समीकरण, जिससे आप किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मान ज्ञात कर सकते हो। और देखो अगर आपको इसी पद में टी ज्ञात करना है, समय निकालना है, तो 2.303 बट्टा के log 10 r0 बट्टा r, ये हो जाएगा बच्चों आपके समय निकालने का सूत्र इसके प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया लिए आ गया, जहां बता देते हैं क्या है, जहां के क्या है आपके वेग स्थिरांक, या इसको आप विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हो, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, फिर बात करें बच्चों टी की, तो टी क्या है, समय है, टाइम है, r0, r0 क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। और बच्चों इसके बाद बात करें हम r की, तो r क्या है, शेष सांद्रता। बच्चों अपने को जो खत्म हो गई उससे मतलब नहीं है, खत्म होने के बाद शेष कितनी रहेगी उससे मतलब है। तो यह आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण से वेग स्थिरांक या समय ज्ञात करने के
फॉर्मूले की उत्पत्ति की हमने। एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो वापस शुरुआत से देखते हैं एक बार। सबसे पहले शून्य प्रथम कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना है। अपना पहला काम परिभाषा लिखना है। और परिभाषा कोटि क्या कहती है? कोटि क्या होती है? सांद्रताओं की घातों का योग। और अभिक्रिया कोटि एक कब होगी? जब सांद्रताओं की घातों का एक योग एक होगा। तो ये क्या कह रहा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए दर या वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की धातु का योग एक होता है, उन्हें प्रथम कोटि रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद देखो हमने क्या किया, ये एक समीकरण ली, आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया के लिए हमने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाया। और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो वेग समानुपाती आर की सांद्रता। और परिभाषा क्या कह रही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया उनको कहेंगे जिनमें सांद्रताओं की घातों का योग एक होगा। तो ये परिभाषा से अपने बन गया पद। अब बच्चों यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए स्थिरांक काम में ले लिया। अब यहाँ पर परिभाषा से ये जो पद बना है इस अभिक्रिया से इस पद के लिए क्या करते हैं? वेग का प्रदर्शन, दर का प्रदर्शन। और दर का प्रदर्शन करना अवकलन के रूप में। तो ये dr/dt आ गया। और ये नेगेटिव का साइन जो वो क्या दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा में कमी आती है। बच्चों इस पद को आगे सोल्व करने के लिए देखो नेगेटिव से गुणा कर दिया। जैसे नेगेटिव से गुणा किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव। फिर इस पूरे पद का पक्षांतरण किया तो ये dt इधर गुणा में आ गया। एक बार पुनः पक्षांतरण की क्रिया में इस r को इधर लेकर आ गए। तो यह आपके डेल r/r इज इक्वल माइनस k गुणा डेल t। यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। कई बार परिभाषा पूछता है नंबर में वो लिखनी है। वेग पद पूछता है आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो आप इतना लिख देना। उसके बाद कई बार अवकलित वेग समीकरण पूछे तो ये वाला लिखना है। तो जो इसको इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर तो देखो समाकलन का साइन लगा दिया, आगे लिख दिया dr/r बराबर माइनस के। एक तो साइन का और एक स्थिरांक का समाकलन होगा नहीं। फिर इसके आगे समाकलन का साइन लगा दिया। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और बच्चों d अक्ष अपॉन अक्ष का जब समाकलन करते हैं तो ये 100 होके ln x बनता है। तो देखो यहाँ पर अक्ष के स्थान पर r आ है तो ये बन गया ln r माइनस के की जगह के समाकलन और अवकलन एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे तो t रह गया। और जब बिना लिमिटेशन के समाकलन करते हैं तो ऐड क्या हो जाता है? समाकलन स्थिरांक। फिर देखो इसके बाद अब अपने पास ये जो समाकलन स्थिरांक बना ये बन गया समाकलन स्थिरांक से इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। इक्वेशन 2 को आगे सोल्व करने के लिए हमने लिमिट ली। मान लिया माना समय क्या है? 0 है। और जब समय 0 होता है उस समय सांद्रता को किससे दर्शाते हैं? r0 से r0 से दर्शाते हैं। तो इक्वेशन 2 में इस t और r के मान रख दिए। तो देखो r की जगह तो r0 आ गया और t की जगह 0 आ गया। किसी भी पद को 0 से गुणा करते तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या रह गया? ln r0 बराबर c। अब इसको c का जो मान है इसको पुनः इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो देखो ln r की जगह ln r माइनस के की जगह माइनस के t की जगह t प्लस की जगह प्लस और c के स्थान पर लिख दिया ln r0। फिर इसका पुनः पक्षांतरण किया तो देखो ये kt जो इधर है इसको जब हम बाईं ओर लाए तो ये प्लस का हो गया। ln r जो प्लस का दाईं ओर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब बच्चों एक अपने लॉग में नियम है, log x माइनस log y को आप log x बटा y लिख सकते हो। तो देखो ये ln r0 माइनस ln r सेम log के पद में तो इसको हमने लिख दिया kt की जगह kt साइन लगा दिया। फिर ln r0 अपॉन r। बच्चों ln है प्राकृतिक लघु गुणक और एक ln में log 10 कितने होते हैं? 2.303। तो इक्वेशन 3 में ln को log 10 में बदलने पर तो जहां ln लिखा हुआ आपको ये पूरा लिखना है। तो kt की जगह kt आ गया
और एल एन की जगह ये लिख दिया, बाकी आर नोड अपॉन आर आ गया। यहां से आपको यदि के निकालना है तो टी का इसमें भाग लगा दो, और टी निकालना है तो के का भाग लगा दो। और इस समीकरण में के तो क्या है, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, टी क्या है, टाइम या समय, आर नोड प्रारंभिक सांद्रता शून्य समय पर, और आर क्या है, शेष सांद्रता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो वापस इस पद को लेते हैं। ये आपको जो पद दिया हुआ है इस वाले पद की वापस बात करते हैं। तो देखो ये पद अपने पास कुछ इस प्रकार है, एल एन आर इज इक्वल में दिया हुआ है माइनस के टी, और प्लस में दिया हुआ है एल एन आर जीरो। बच्चों ये क्या है, यह एक सरल रेखीय समीकरण है, सरल रेखीय समीकरण, सरल रेखीय समीकरण y बराबर m x प्लस c है। आपको देखो इस समीकरण को देखो कुछ इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है। इस सरल रेखीय समीकरण में देखो ये y आपके क्या है, एक y अक्ष है, m क्या है यहाँ पर, m बच्चों ढाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके अक्ष किसको दर्शा रहा है, वापस अक्ष को दर्शा रहा है, और c जो है यहाँ पर ये क्या है, ये आपके क्या है, अंतःखंड को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, अंतःखंड। तो देखो इस पद में और इस पद में देखो जहां y लिखा हुआ एल एन आर आ गया, m की जगह माइनस क्या आ गया, अक्ष की जगह t, और c की जगह आर जीरो। देखो यहां लिख देता हूं, ये आपके y है बराबर माइनस, ये माइनस नहीं आएगा सॉरी, माइनस तो इसमें आया हुआ है, ये आपके देखो k जो है वो किसके, एक मिनट वापिस लिख देता हूं, ये kt है। तो यहां देखो अपने पास k जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, m के लिए, और t आ रहा है x के लिए प्लस, और ये आ रहा है आपके c के लिए। तो एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो एक सरल रेखीय समीकरण है, जिसमें देखो ये व्यवस्थित कर दिया, सरल रेखीय समीकरण बनाना है अपने को। तो ये लिया साहब, ये x अक्ष ले लिया, ये ले लिया y अक्ष, x अक्ष पर देखो क्या है t, तो ये समय आ गया, y अक्ष पर क्या है एल एन आर, तो ये एल एन आर लिख दिया। फिर इसके बाद सरल रेखीय समीकरण, तो ये सरल रेखीय समीकरण आ जाएगा, ये आपका अंतःखंड है, किसी रेखा को कोई दूसरी रेखा जिस बिंदु पर काटती है, अंतःखंड क्या है एल एन आर नोड या आर जीरो। और बच्चों यहां हम इसकी ढाल देख लेते हैं, तो ये क्या बन गई यहाँ पर ढाल, ढाल को कौन दर्शा रहा है, ढाल m जो है इसके लिए आपके पास दिया हुआ है माइनस के। तो यह है आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एल एन आर तथा टी में संबंध, एल एन आर तथा टी में संबंध हेतु आरेख। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एल एन आर और टी में संबंध बताने के लिए अगर आप आरेख बनाओगे तो ये बनेगा, लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। और बच्चों देखो यही आरेख, अगर यहां पर आप इस पद को ऐसे लेते हो, आप एल एन आर जीरो अपॉन आर, और ये इधर था आपके के टी। तो अगर आप एल एन आर जीरो और टी में संबंध के लिए निकालते हो तो आपके पद क्या हो जाएगा, ये आपके x अक्ष, ये y अक्ष, और अब की बार जो आरेख बनेगा वो आपके ये बन जाएगा, y अक्ष पर तो आपके एल एन आर जीरो बट्टा आर आ जाएगा, x अक्ष पर आपके क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और ये आपके जो ढाल है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एल एन आर जीरो अपॉन आर एवं टी में संबंध का आरेख। तो देखो अगर आपको केवल एल एन आर और टी में संबंध बनाना है तो आरेख इस प्रकार बनेगा,
और ln r0 अपॉन r और t में समय बताना है, तो आए इस प्रकार प्राप्त होगा। एक बार ले इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल निकाल लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल वही हाफ टाइम निकालना अपने को। अपना पद क्या आया था, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, के इज इक्वल होता है 2.303 बट्टा टी एल log 10 r0 बट्टा r। और इसको जैसे आप किस रूप में लिखते हो, टी के रूप में, तो टी बराबर 2.303 बट्टा तो आ जाएगा के और log 10 r0 बट्टा r। अब वही अर्ध आयुकाल हेतु अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल मतलब वह समय जब किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी खत्म हो जाती है, आधी शेष रहती है, तो टी तो क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। और बच्चों शेष सांद्रता क्या होती है, आर, जो कितनी रहेगी, r0 की आधी। ये मान रख देते हैं हम। तो इक्वेशन 8 में टी तथा आर के मान रखने पर तो देखो अपने पास टी की जगह तो टी हाफ आ जाएगा 2.303 बट्टा के, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, log 10। अब देखो r0 की जगह तो r0 रहेगा, लेकिन जहां r लिखा हुआ है वहां क्या जाएगा, r0 बट्टा 2 आ जाएगा। देखो r0 से r0 क्रॉस हो जाएगा, 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो रह गया क्या, टी हाफ 2.303 बट्टा के और log 10 2, log 2 का मान आपको पता ही होगा 0.30 होता है, मान रख देते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल 2.303 बट्टा के इंटू 0.30, और इसको सोल्व करोगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा आपके 0.693 बट्टा के। तो ये होता है बच्चों आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। देखो किया क्या है भाई, ये तो हमने समाकलित वेग समीकरण लिखा था। अब हमने अर्ध आयुकाल में समय तो आता रहेगा और शेष सांद्रता प्रारंभिक याद थी, ये मान रख दिए, r0 से r0 क्रॉस हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, log 2 का मान रख दिया, इनको गुणा कर दिया, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा क्या आ गया। अब बच्चों देखो शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन देखो इस सूत्र में कहीं में भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं आ रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से एक बार। ठीक है बच्चों, देखो अब इसी में आगे ले लेते हैं, नोट लिख देते हैं। तो अपने एक नोट तो ये आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज देखो, जितनी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी उत्प्रेरक या धातु की सतह पर होती है उनकी कोटि सदैव क्या होती है, शून्य होती है। वैसे ही विघटन या अपघटन रिएक्शन की कोटि
प्रथम होती है। यानी जितनी भी आपके नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं की कोटि सदैव क्या होती है? एक होती है। मतलब तब तक जब तक उनमें उत्प्रेरक नहीं आ रहा है। जिनमें उत्प्रेरक होगा वो शून्य कोटि होगी, चाहे वो संयोजन हो चाहे वियोजन हो। लेकिन कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन हो रहा है और उत्प्रेरक नहीं है, तो उन अभिक्रियाओं की कोटि बच्चों सदैव क्या होती है? प्रथम कोटि होती है। और गैसीय अभिक्रियाओं, चलो गैसीय अभिक्रियाओं वाला उत्तर पढ़ लेंगे। ये अपने पास दो नोट आ गए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो आप। इसके बाद बच्चों क्रम गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या हो तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आपको पुनः रिपीट करवा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।